आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप आ गए हैं। अब आ रही है गुजरात के लड़कों की। गुजरात के लड़के दिल्ली तक पहुंचने की धमक रखते हैं क्या? गुजरात के लड़कों को हमने 2 महीने पहले देखा और अब 1 साल के बाद दोबारा उनसे मुलाकात होनी है दिल्ली की सड़कों पर, राजपथ पर, जहां पर संसद है। तो शुरुआत करेंगे इसी चर्चा के साथ। बुलाना चाहूंगा इन 2 यंगस्टर्स को जिन्होंने देश के 2 बड़े नेताओं की नाक में दम कर रखा है। हार्दिक पटेल स्टेज पे आए और अल्पेश ठाकुर, प्लीज वेलकम टू द स्टेज। बैठिए। थैंक यू। हार्दिक, कहां से शुरू करूं? गुजरात से शुरू करूं कि मुंबई में शुरू करूं? गुजरात से भी शुरू कर सकते हो, मुंबई से भी शुरू करते हो, राजपथ से भी शुरू कर सकते हो। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, ऐसा क्या बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने आपका? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बीते 2 साल की बात छोड़ दीजिएगा, जब आपने आरक्षण को लेकर, अमानत को लेकर आंदोलन शुरू किया, बीजेपी तो वहां पिछले 15-17 साल से है। ये अचानक आपको क्या हुआ कि मुझे आरक्षण चाहिए? और पाटीदारों जैसी कम्युनिटी जिसके बारे में कहा गया कि बीजेपी के पास सबसे अधिक चुने हुए एमएलए थे, सबसे अधिक चुने हुए सांसद पाटीदार थे गुजरात से, फिर भी आपको लगा कि बीजेपी ने आपके साथ, आपकी कम्युनिटी के साथ इंसाफ नहीं किया, क्यों? अच्छी बात है कि अभी तक लोग यही पूछते थे कि आरक्षण मांग रहे हो, ये गलत है वगैरह, लेकिन आज आपने एक पहला सवाल अच्छा पूछा, आरक्षण क्यों मांग रहे हो, और इसीलिए खुलकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार यही सवाल किसी के दिमाग में फिरा ना रहे। क्यों मांग रहे आरक्षण? कि जिन व्यक्तियों के पास, जिन परिवारों के पास 20-20, 25-25 बीघा जमीनें थी, आज उनके पास 3 बीघा जमीन बची। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बीमा योजना से लेकर, सहकारी मंडलियों से लेकर, बैंक से लेकर, जो भी पैसा किसान के लिए जो उठाते थे, जो कर्जा लेते थे, वो सारा कर्जा समय सूद भरना पड़ता था। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कर्जा लेना पड़ता था, रोजगारी के लिए इधर का उधर भटकना पड़ता था, और 50-50 लाख रुपए पैसे मांगे जाते थे। शिक्षा पूरी खत्म, जहां भी एडमिशन लो पैसे लगते हैं, फीस 1 लाख से लगातार फीस बढ़ती जा रही है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। यही सारी परिस्थितियों के सामने किसान का बेटा या किसान का तो परिवार सबके साथ हो रहा है नहीं ना, लड़ सकता। ये सिर्फ पाटीदारों के साथ हो रहा है। मैं बात करता हूं ना, क्योंकि आज पाटीदार समाज के अंदर अच्छी शिक्षा है, लेकिन रोजगार उसके पास नहीं है। क्यों? अभी 4 दिन पहले जीपीएससी क्लास 1 के लिए एग्जाम निकली थी, उसके अंदर 250 लोगों को लेने थे, 113 लोग जनरल के लिए थे, फिर भी सिर्फ 42 लोगों को ही लिया गया। हमारी दिक्कत आरक्षण मांगना, यार हमारे पास से सब कुछ चला गया, वो नहीं। हम आरक्षण इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से गलत काम कर रही है वहां पर। आज गुजरात की परिस्थिति देखो, आप कहते थे कि नर्मदा, बारिश के मौसम में पूरा नर्मदा डैम भर गया है, अब आप ये बोल रहे हो कि गुजरात के अंदर गर्मियों के मौसम में कोई फसल ना उगाए, पानी नहीं मिलेगा। हमारी दिक्कत है वो समुदाय के अंदर पूरी तरह से जो खत्म करने का जो काम किया है गवर्नमेंट की ओर से, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आरक्षण एक मुद्दा है, नहीं, पर आपकी पहचान इस देश में जहां जितने लोग बैठे हैं वो आरक्षण की वजह से बनी है, और आप सिर्फ एक कम्युनिटी का आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने जितनी बातें कही बीते 5 मिनट में, वो तो सभी कम्युनिटी सफर कर रही होंगी ना। अगर जमीन ले ली गई, अगर जमीनें छीन ली गई, पानी नहीं मिल रहा है, तो सब कम्युनिटी के लिए हो रहा है। नहीं, ऐसा थोड़ी कि पटेल समाज गुजरात सरकार ने पाटीदारों को छाट के तंग किया। गुजरात के अंदर ज्यादा से ज्यादा लैंड उनके पास है, सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर आप नैनो की बात करोगे, अगर आप मारुति सुजुकी होंडा की बात करें, वो जो भी सारा जमीन लैंड है वो सारी पटेल समुदाय के पास थी, वो सारी जमीनें ले ली गई। दूसरी बात, अगर हमें किसी एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए तो कितने रुपए लगते हैं? 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए। जहां दूसरे समुदाय का मैं विरोध नहीं, अच्छी बात है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, उनको पूरा सरकारी सहयोग मिलता है, मैं खुश हूं। लेकिन मेरी बात यही है कि अगर उनको मिलता है तो हमें मिलना चाहिए। हमारे देश के अंदर सभी को साथ लेकर आप चलोगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। कैसे होगा अल्पेश भाई? आप दोनों अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो। अगर इनको मैं आरक्षण दे देगी सरकार तो आपसे छीन के देगी,
और अगर छीन कर दे सकते, कैसे हो पाएगा, कैसे छीन कर कैसे हो पाएगा? इस देश में संविधान है कि नहीं है? इस देश में संविधान क्या सुप्रीम कहता कोर्ट है कि नहीं है? कानून बना है कि नहीं बना? हमारे देश में क्या कहता संविधान है? बड़ा है कि सबको आरक्षण दे दो, अरे सबको हिस्सा सबको मिलना आरक्षण चाहिए, दे दो, सबको प्रतिनिधित्व सबकी सीटें मिलना बुक कर चाहिए, दो, सबको प्रतिनिधित्व उनको मिलना भी दे चाहिए। दो जिनके पास जमीनें हैं, उनको भी दे दो जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिसकी जितनी इस देश के अंदर हिस्से भागीदारी है उसको इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपका हिस्सा छीनने की तैयारी हो रही है, ये इल्जाम लगता है। पहले तो हिस्सा छीनने की बात अलग है। आजादी के इतने सालों बाद भी इनको जो संवैधानिक अधिकार मिले उससे उनका उत्थान क्यों नहीं हो रहा है, ये मेन चीज, बहुत बड़ा इश्यू है। जहां जहां पे भी जाता हूं, जैसे गुजरात में अंडर 54% आबादी ओबीसी की है, सिर्फ 15% जॉब है उनके पास, 27% आरक्षण मिला है। वहीं मध्य प्रदेश में गया 5 या 6% उनको सरकारी रिप्रेजेंटेशन जॉब मिल रही है। केरला में गया, कर्नाटक में, सब जगह पे यही इश्यू है। ओबीसी जो पिछड़ी है, जिसको संवैधानिक अधिकार मिला, जिसकी आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक तीनों स्तर पे बहुत ही खस्ता हालत है, फिर भी वो इक्वलिटी और समानता। तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? नहीं, बीजेपी नहीं। 70 सालों में देखिए, मैं कांग्रेस का शासन 60 साल करीब रहा, तो इसके लिए अगर ओबीसी के साथ जाती हुई, ओबीसी को राइट्स नहीं मिले, तो क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिम्मेदार है, अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेदार है? सालों से गुजरात के अंदर गवर्नमेंट उनकी है। पिछले 10 सालों में जो भारत बढ़ा है, जिस गति से बढ़ रहा है, उस गतिशील भारत के अंदर ये जातियां अभी भी पिछड़ी है। और उन 10 सालों के अंदर शासन कौन कर रहा है? देखिए, गुजरात के अंदर जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, मैं ओबीसी हूं, उस ओबीसी के लिए उन्होंने एक काम नहीं किया। और ओबीसी बन के वो प्राइम मिनिस्टर तो गुजरात की जनता ने ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आप बोल रहे ओबीसी के लिए काम नहीं किया? देखिए, देश ने बनाया है उनको, ये हम ही लोगों ने बनाया है, तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक काम भी ओबीसी के लिए किया वो बता दे। कोई बात, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको हम जानते हैं क्योंकि वो हमारे वहां रहते हैं, हम उनके सामने पले बड़े हैं। वो छोटे थे तब से उनको देख रहे हैं, उनको पॉलिटिक्स करना अच्छा आता है, दोनों साहबों को, चाहे अमित भाई शाह साहब हो या नरेंद्र मोदी साहब हो। और जब से हम बच्चे से तब से उनको देख रहे हैं, उनको किसी भी बात का पब्लिसिटी करना बहुत, मार्केटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। पर जहां बेरोजगारों की बात है, उन्होंने बोला था हम हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, वो नहीं मिल रहा है। गुजरात में ही 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। जहां पे उन्होंने ये बोला था कि हम शिक्षा में बदलाव ला देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जहां पे काला धन लाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के राज के अंदर ये मोदी हो या माल्या हो, ऐसे लोग करोड़ों रुपया लेके भारत से चप्पट हो गए। जहां पे वो बोल रहे थे कि हम सरहद को सुरक्षित करेंगे। इन लोगों को करोड़ों रुपए कहां से मिले थे? 2014 के पहले बताइए ना कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया जी अध्यक्ष थी। मान लीजिए 2011 में मिल गए। नहीं, मान लीजिए 2011 में मिल गए। का नाम लिखा, विजय माल्या के नाम की एक चिट्ठी आजकल खूब चल रही है, जो उन्होंने थैंक यू बोला, उनके ऊपर लोन थे, उसके बावजूद भी वो चिट्ठी लिखकर शुक्रिया बोलते हैं मनमोहन सिंह को। सुमित जी, मान लीजिए 2011 से मिला उनको, एक मिनट, 2011 से ये लोग कर रहे हैं, 2014 से 2018 तक पहुंच गए। 4 साल में क्या 4 किया साल के बीजेपी क्या जख मार रही थी? तो आपने क्या किया 4 साल में? आपने क्या किया उसका हिसाब दीजिए। अगर आपको लगता है, 2 मिनट, अगर आपको लगता है कि नीरव मोदी घोटाला कर रहा था 2011 से, पीओमे में उसके पत्र व्यवहार है, तो 2014 से उसको उठा लेना चाहिए ना। उस पर दामोस में क्या कर रहे थे? दोनों बांट रहे थे पैसे कि 2019 के लोकसभा के लिए 5,000 करोड़ आप रखो, 5,000 करोड़ मैं रखता हूं। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो उसको उठा लीजिए। माल्या की बात हो, बहुत सारे लोग हैं। हमारी बात आरक्षण से शुरू की, अब मुद्दे पर आते हैं। हमारी बात यही है कि आपकी गवर्नमेंट बैठी है कि आपके पास कोई नीति है लोगों के हितों के लिए, आपके पास कोई सिद्धांत है, आपके पास कोई नियम है। पहले आपने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, कोई बात नहीं, राम मंदिर के नाम पर आपने सत्ता प्राप्त कर ली, अच्छी बात है, भगवान राम ने आपको अच्छे आशीर्वाद दिए। लेकिन अब क्या, राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा खत्म, ताजमहल और तेज मंदिर, व्हाट इज दिस? मुद्दे ये होने चाहिए कि आपके पास क्या है। हमारा देश कहां से कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है? नहीं, हमारा देश डूब रहा है। 15 लाख रुपए नहीं आएंगे खाते में, हमें देने पड़ेंगे ऊपर से। भाई एक बयान बताइए ना यहाँ बैठी जनता को, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ताजमहल नहीं, वो तेजो मंदिर है, एक बयान बताइए। अरे विनय कटियार ने दिया है, क्यों नहीं दिया? बीजेपी है, फिर तो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस है। तो मणिशंकर अय्यर की बात, फिर तो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस है। मणिशंकर ऐसी बात थोड़ी होती है। मणिशंकर अय्यर और मुझे क्या लेना देना? मणिशंकर, हमने तो मणिशंकर अय्यर को भी बोला था ना जब गुजरात चुनाव थे कि जिसके पास बोलने की नियत नहीं होती, जिसके पास बोलने की कुछ औकात नहीं होती, उसको ये बोलने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री है, जैसे भी है, उसको नीचे नहीं बोला जाता। ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा था कि ये गलत शब्द है, लेकिन सामने कांग्रेस पार्टी ने उसको सस्पेंड किया, अच्छी बात है। अच्छा, एक ईमानदारी से बात बताइए हार्दिक, आप कांग्रेस का नाम ले आए हैं,
कितनी मदद की थी कांग्रेस पार्टी ने आपकी? देखो मेरी गुजरात चुनावों में कुछ तस्वीरें चली, एक होटल से आप निकल रहे हैं, हाथ में आपके सूटकेस पकड़ा हुआ है, पीछे एक आदमी चल रहा है, कहा गया कि उसके अंदर कुछ था। हमारे वहां पर जो संयोजक है अलग अलग, उनको 10-10 करोड़ में खरीदा गया बीजेपी की ओर से। और मेरे पास जो बैग थी ना, वो अभी भी मैं लेकर आया। उस बैग के अंदर 7 लाख से ज्यादा पैसे नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने रखे हुए इसके अंदर 7 लाख से ज्यादा पैसे नहीं आ सकते। और बात रही कांग्रेस ने हमें सपोर्ट करने की, तो 7 लाख लेके निकले थे आप? अगर कांग्रेस ने 7 लाख लेके निकले थे क्या आप? यार बिल्कुल दिन? उसके अंदर मेरी बनिया और कच्छिया थी, उसमें कहा, मैंने खुलकर बोला है। नहीं, 7 लाख की बात कर रहा हूं। नहीं, वो तो मेरे खुद के घर के अंदर रखा होगा कहीं आपको पर भी। बीजेपी के पता है 10 करोड़ में खरीदेगा, अपने नहीं बता रहे हैं नहीं आप। बिल्कुल, पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आपको अपने बैग का पता होना पार्टी चाहिए ने, ना। अगर कांग्रेस पार्टी ने हमें दिल से गुजरात चुनाव के अंदर सहयोग किया होता हमारे आंदोलन को, तो 99 नहीं आई होती, 99 पर ये नहीं अटके होते, ये तो 60 पर आकर अटक जाते, 60 पर आ जाते। हम तो लड़े हैं खुलकर, और हार जीत हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, अल्पेश बैठे हमारे हैं। लिए हार जीत बड़ा मुद्दा नहीं, हमारे लिए बड़ा मुद्दा है कि ये लोग आज विपक्ष के अंदर बड़ी मजबूताई से बैठे और 4 दिन से विधानसभा चल रही है और मजबूताई से अपनी आवाज रख रहे। वही तो हमारा काम था, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो आप ये विपक्ष भी कह रहे हैं मजबूत कि होना आपकी चाहिए। वजह से अल्पेश ठाकुर की पार्टी की आज स्थिति बिल्कुल। अच्छी हुई है? अरे बिल्कुल, हार्दिक मजबूत पटेल हुई है। और पटेल समुदाय ने सब लोग कांग्रेस ने। पार्टी का भला देखो, किया पटेल है। समुदाय 2012 में 22% कांग्रेस के साथ था, इस बार 37% कांग्रेस के साथ है। धीरे धीरे परिवर्तन का नियम होता है, धीरे धीरे आता है। लोगों को समझ आया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, आज उनके साथ जुड़े, अच्छी बात है, हम तो उनके साथ अपेक्षा रखते हैं। अल्पेश, अफसोस है इस बात का कि इस आंदोलन के साथ शुरू से खड़े हो गए होते, बजाय कि चुनावी वक्त में आप हार्दिक के साथ जुड़े। आंदोलन 3 आंदोलन शुरू हुए, जहां पे पाटीदार आंदोलन, ओबीसी आंदोलन और दलित आंदोलन जी। हर तबके की अलग अलग समस्याएं थी और हर तबका कांग्रेस के साथ जुड़ा, कांग्रेस को समर्थन भी किया, कांग्रेस के साथ मतदान भी किया। पर थोड़ी बहुत कमियां रह गई होगी कांग्रेस पार्टी की। देखिए, हम तो लास्ट मूवमेंट पे मैं भी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ था, पर जो नीतियां है उसकी बात करें तो हम अच्छा रहेगा। क्यों हमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, क्यों आंदोलन खड़ा करना पर आप तो कांग्रेस में रह चुके हैं। नहीं ठीक है, पर चुनाव भी लड़ चुके थे, 2000 दोबारा लौटे आप कांग्रेस में। 2009 से हम पॉलिटिक्स से निकल गए थे जी। फिर वही माहौल हुआ, फिर वही आना पड़ा। पर गुजरात के अंदर जो नतीजे आए हैं, ये किसी एक तबके के नहीं है, हर तबके की अलग अलग समस्याएं थी, हर तबका अपनी आवाज लेके आया था। जैसे ओबीसी 54% है, जहां पे दलित 7% है, 14% आदिवासी है, हर तबका इनसे त्रस्त था। पर भाजपा नहीं जीती। वो 151 की बात करने वाले, अहंकार से बात करने वाले, वो 99 पे आ गए। और दूसरा ये था, ये तो सच्चाई है कि देखिए, बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार से खराब हुआ। और दूसरा जो 37 सीटें ऐसी है जो 3000 से अंदर आ रहे हैं और ये नहीं जीते। इनका षड्यंत्र, उनका पैसा और उनकी जो अधिकारियों के साथ जो मिली भगत थी, ऐसा वो जीती। मैं इसलिए इससे डिफर कर रहा हूं कि आपको भी तो 90 सीटें जिताई हैं, तो जो 90 सीटें आप जीते वो ईमानदारी से जीते, वो 99 सीटें वो जीते वो चोरी से जीते। ऐसा मत बोलिए, ऐसे आप मतदाता का अपमान करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग वोटर हैं, आप वोटर का अपमान मत करिए। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हार है। हाँ, नहीं, एक वोट पे सरकार गिर गई थी सर। पर मैं वही बता दूं वोट से। आपको, कांग्रेस पार्टी के पास वो चुनावी फंडिंग नहीं था, कांग्रेस पार्टी के पास वो अधिकारियों का समर्थन नहीं था। मैं वही बोल रहा हूं, भाजपा के पास बहुत सारा मनी था, मसल्स था, और उनके पास सब अधिकारियों का साथ था, फिर भी लोगों ने मतदान दिया। और ऐसी 9 सीटें ऐसी थी जहां पे रिकाउंटिंग में वो लोग जीते हैं जी, रिकाउंटिंग में जीते हैं, जहां पे 100 वोट 200 वोट वहां पे अनाउंसमेंट हो गया। अरे आपको तो वागरा सीट ऐसी है जहां 8600 वोट से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, उसको वो सर्टिफिकेट लेना था, वो नहीं लिया और बाहर जाके ढोल नगारा में झूम रहा था। अधिकारी ने अनाउंसमेंट कर दिया, यार आप तो हार गए, तो वो बोला यार मैं तो जीता हूं, बोले सर्टिफिकेट लाओ। यानी देखिए, षड्यंत्र जीता है। पर आपको जब जब मुझे, हार्दिक को, हम सबको ये बोला जा रहा है यार आप जातिवाद कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। हम युवाओं की आवाज है, हम गरीब की बात करते हैं, हम बेरोजगार की बात करते हैं। देखिए, एंटी नेशन नहीं हम, हमें भी राष्ट्र प्यारा है, हम भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्र को एक करना चाहते हैं। राष्ट्र के अंदर हर छोटे मोटे गरीब अमीर सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, पर उन गरीबों को भी मौका मिलना चाहिए, उन पिछड़ों को भी मौका मिलना चाहिए। समानता की धारा के अंदर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसके अंदर हमें आपका आशीर्वाद। ठीक है, मुझे इशारा मिल रहा है, कुछ हम भी गेम खेलेंगे आपकी इजाजत से। मैं वो कहूँगा प्लेकार्ड्स मुझे मिल जाएं, यस और नो वाले, जो 4 प्लेकार्ड्स यहाँ पहुँचा दिए जाएं।
ये दो आपके लिए, ये दो आपके लिए। कुछ सवाल मैं पूछूंगा, उनमें आपको यस और नो से जवाब देना है अपनी इस प्लेकार्ड दिखा के। और इंटरेस्टिंग है बड़ा, मैं चाहूंगा कि इसको सभी लोग खेल की तरह लें, इसको राजनीतिक बयानबाजी की भी उस सीमा से, उस चश्मे से ना देखें। मेरा पहला सवाल इस रैपिड फायर राउंड में, क्या जिग्नेश मेवानी मायावती के विकल्प के तौर पर उभर गए देश में? एक नो एक यस। जिग्नेश मेवानी हमारे बीच नहीं है, क्यों आपने कहा हार्दिक कि वो क्यों नहीं है मायावती के विकल्प? देखो अभी तो शुरुआत हुई है जी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे वो जीते हैं। पहला काम होता है, जिस विधानसभा से निकले हैं लोगों ने आप पर अपेक्षा रखी है, उस अपेक्षा पर आपको खरा उतरना है। आप वहां से वडगांव से चुनाव जीते हैं, अच्छी बात है, मेरे दोस्त हैं, लेकिन वडगांव में के अंदर बहुत सारी परेशानी है। बाढ़ आई थी, उसके बाद जो गंदगी, जो लोगों को नुकसान हुआ, उसके लिए आपको लड़कर वहां के कलेक्टर से या गवर्नमेंट अभी से, चुनाव हार भी गए और नगर पालिका चुनाव हार गए, तो उनके लिए आप बात करो, तब जाकर अच्छी बात है। आप पूरे दलित समाज की, पूरे देश के अंदर बात करो, हमें अच्छा लगेगा कि आप दलित समाज से एक अच्छे नेता के तौर पे उभर रहे, लेकिन ये जरूरी है कि आप पहले अपेक्षाओं को पूरी करें। आपको क्यों लगा देखिए वो मायावती जी को रिप्लेस कर सकते हैं? मायावती जी बहुत बड़ी लीडर है, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, पर जहां यंग की बात करें तो आज वो दलित समाज के लिए लड़ रहे हैं। मैं उनको थोड़ी सलाह थोड़ी यही दूंगा कि थोड़ा पीसफुली लड़े और आराम से लड़े, बहुत हड़बड़ाहट में वो ना करें, वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, वो जल्दबाजी में ना रहे। पर विकल्प तभी बनेंगे, वो मुझे लगता है कि बन सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे पढ़े लिखे हैं। पर अगर पीसफुली आराम से दलितों के हक और अधिकार को आराम से रखेंगे तो बन सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप दोनों से एक सवाल कि क्या आपको लगता है, क्योंकि युवाओं का वक्त, हमारे देश में सबसे अधिक युवा वोटर हैं, युवा पॉलिटिशियंस की बात होती है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए? हार्दिक ने कहा हाँ, अल्पेश ने कहा नहीं। क्यों अल्पेश, आप तो कांग्रेस पार्टी में, आप क्यों नहीं चाहते कि आपकी पार्टी की नेता के तौर पर प्रियंका गांधी आगे आए? देखिए, प्रियंका जी जब भी आएगी तो वो पार्टी का डिसीजन होगा, पर राहुल गांधी जी आज बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पार्टी को संभाल रहे हैं, और उनको बैकअप सपोर्ट प्रियंका जी ही कर रही है। तो राजनीति में जब तक राहुल जी को उन्होंने कमान दी है, उन्होंने दी है, और वो डिसीजन उनको लेना है। पर जब तक वो राहुल जी के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं, तो मैं तो मतलब सपोर्टिंग रोल में ही रहे, वो पर्दे के पीछे से कमान संभालें। हार्दिक, आप क्या चाहेंगे, क्यों हाँ कहा आपने? 100% आपका सवाल इसीलिए है क्योंकि वो राहुल जी की बहन है और इसीलिए उनको राजनीति में आना चाहिए, लेकिन मेरा कुछ और है, इसलिए मैंने कहा कि हाँ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के पास राजनीति का काफी अनुभव है। अगर वो राजनीति में आएंगे तो लोगों के अपना अनुभव लोगों के लिए काम करेंगे, और मैं तो कहता हूँ यहाँ बैठे हर लोगों को राजनीति में आकर लोगों की सेवा का काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप कहोगे कि गंदे लोग राजनीति में है, जब तक आप अच्छे लोग नहीं आएंगे तो गंदे लोग वहां मौजमाजी करेंगे, मजा करेंगे। तो अच्छे लोगों को आना चाहिए, उसमें मैं मानता हूं कि प्रियंका गांधी को वहां आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, क्या आपको लगता है दोनों को कि क्या राहुल गांधी के रास्ते में वंशवाद सबसे बड़ा रोड़ा है? हाँ या ना? ना, दोनों लोग की एक राय कि अगर वो गांधी परिवार से आते हैं तो उसमें उनके खिलाफ कुछ नहीं जाता है, क्योंकि बीजेपी इसको बड़ा इनकैश करती है। अल्पेश भाई, एक बड़ी बात है, अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो यही सोचेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अच्छा, अगर उनके परिवार में सारे लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हुए तो वो तो यही चाहेंगे कि मेरा पूरा परिवार इस देश की सेवा में, जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तो उन्होंने इस देश की सेवा में पूरा योगदान दिया, इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। तो बिल्कुल उनके बेटे को भी यही काम करना चाहिए। मतलब राहुल गांधी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सुमित जी, उसमें कुछ गलत नहीं है। ये बार बार गांधी परिवार पे बोल रहे हैं, मुझे ये तो बताया गांधी परिवार ने लिया क्या? उन्होंने तो बलिदान दिए, उन्होंने अपनी जानें दे दी, जो कुछ उनके अलायंस कुछ ले गए उनका ठिकरा उन पे फूटा। पर जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, इतने बड़े परिवार से, सुखी संपन्न परिवार से जवाहरलाल नेहरू 28 साल जेल में रहे, बैरिस्टर होके भी रहे, तो वो बहुत बड़ी बात थी। क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनका कोई वंश के किसी कोई पॉलिटिशियन फैमिली ऐसा नहीं है कि वंश ना हो तो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? ये ड्रॉबैक नहीं है कि आप अगर कहीं आप पे इल्जाम लगता है करप्शन का तो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आप अपने उसके लिए कर रहे हैं? क्या ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्योंकि गांधी का क्लैन से आते हैं? नहीं, उनकी दिक्कत यही है, देखिए उनकी विनम्रता देखिए, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग
कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं तो वो बोलते हैं आप कर रहे हो, जबकि वो जानते भी नहीं होते हैं। बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, प्रचार चल रहा था, तब हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत बोल रहे थे कि उन्होंने बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया है, राहुल जी ने, रॉबर्ट वाड्रा ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी के, मैं आऊंगा तो उनको जेल में भेजूंगा। 3.5 साल हो गए, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। ढूंढ लीजिए, अगर किया है तो ढूंढ लीजिए। ठीक है, अगला सवाल। मेरे ख्याल से अल्पेश का आंसर तो मुझे पता है, लेकिन हार्दिक मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आंसर आपको भी देना है कि क्या आप राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं? जवाब दीजिए ना पहले कैमरे के लिए, हाँ या ना? नहीं। हार्दिक कह रहे हैं नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं हार्दिक? अल्पेश तो कांग्रेस पार्टी के हैं तो मानेंगे ही मानेंगे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। देखो, नहीं, बड़ी बात कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं, ना ही कांग्रेस पार्टी का मैं कोई पदाधिकारी हूं। बिल्कुल मुझे राहुल गांधी जी पसंद है, जिस तरह से पिछले 2-2.5-3 साल से इम्प्रूव हुआ है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मैं पार्टी का हूं नहीं, इसलिए मैं नेता नहीं मान सकता। अच्छा। देखो, पहली बात। लेकिन जिस दिन मान लो किसी भी पार्टी ज्वाइन करूंगा, किसी भी पार्टी में जाऊंगा, तो बिल्कुल एक वहां के जो भी मुख्य लीडर होते हैं उनको नेता मानना पड़ता है। ठीक है सुमित जी, मैं राहुल जी के बारे में बोल दूं, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हूं। और उन्होंने इतना ही, जब तक तेरी सच्चाई ईमानदारी जिंदा है तब तक तुझे और मुझे अलग नहीं कर पाएंगे। उनका काम है ईमानदारी से काम करना। वो ये 3 बात मुझे हर बार बोलते हैं, देखिए नफरत की राजनीति करेंगे, हमें प्यार की राजनीति करनी है। ये बदले की राजनीति करेंगे, हमें बदलाव की राजनीति करनी है। ये तोड़ने की राजनीति करेंगे, हमें जोड़ने की राजनीति करनी है। ठीक है, अगला सवाल। क्या हार्दिक पटेल को नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में चुनाव लड़ना चाहिए? अरे हार्दिक, आप मना कर रहे हैं, डर गए? नरेंद्र मोदी से डर गए आप? देखो, एक्चुअली 2019 तक मैं 25 साल का हो जाऊंगा, जी। तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो आप। जाएंगे। जी। लेकिन अभी मुझे सब कुछ समझना है, क्योंकि आज मैं 24 साल का हूं, मैं हर प्रदेश में जाता हूं, लोग मेरी तरफ बड़ी अपेक्षा से देख रहे हैं। अगर मैं चुनाव लड़कर सिर्फ एक मध्य क्षेत्र पर या कोई विधानसभा या किसी लोकसभा क्षेत्र में सीमित रह जाऊंगा, तो मैं सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र की बात कर पाऊंगा, ये मेरे लिए जरूरी बात नहीं है। मेरा काम है लोगों की बातों को पहले समझना, क्योंकि मैं यहाँ राजनीति खेलने के लिए या राजनेता बनने के लिए या कुछ पैसा कमाने के लिए या खुद को बनाने के लिए नहीं आया। जिस तरह से लोगों ने मुझ पर अपेक्षा रखी है, तो उस अपेक्षा को पूरा करने आया हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप पंजाबी ढाबे में जाओगे तो वहां का मेनू सिर्फ पंजाबी मिलेगा आपको, और होटल का मालिक आपको सिर्फ पंजाबी खिलाएगा। नहीं, मुझे ये नहीं करना। मैं जो चाहता हूं वो जनता को देना मैं नहीं चाहता। जनता क्या चाहती है? अगर कोई ग्राहक जाकर किसी होटल में कुछ खाना चाहता है, तो वो जो ऑर्डर करेगा वो होटल वाला बना कर देगा। ऐसे ही मैं जनता जो भी मुझे कहेगी वो मुझे करना है। इसीलिए अभी चुनाव नहीं लड़ना। जिस दिन चुनाव लड़ूंगा बड़ी ताकत से लड़ूंगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं तो सीने पे सेल लेकर घूमता हूं, किसी से डरने वाला नहीं। हो रही बात कही आपने, डर गए, तो 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और गुंडों के सामने लड़ रहा हूं, जो देश के बड़े गुंडे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, डरने वाले लड़ने वाली। 9 महीने जेल में रहा, 6 महीने गुजरात बाहर रहा, काफी धमकाया, सीटी बीटी लगा दी, कपड़े में भी देख लिया, बिना कपड़ों में भी देख लिया। कोई चिंता नहीं अपने को, बिंदास लड़ते, खुलकर लड़ते और पूरे फॉरवर्ड होकर लड़ते। अगर किसी को लगता है कि तू ऐसा है तो मैं बिल्कुल ऐसा हूं, और जिस दिन मैं ऐसा हूं और फिर भी जनता मुझे सहयोग करे, तो आई एम ए लीडर। अल्पेश, आप क्यों चाहते हैं हार्दिक चुनाव लड़ें मोदी जी के सामने? देखिए, युवाओं को राजनीति में तो आना ही चाहिए। जिन इश्यूज के लिए हम लड़ रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, अगर आप ही सरकार में बैठे हो तो आप देने में बहुत इजी होगा। और मैं चाहूंगा कि जब भी इलेक्शन लड़े वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ही लड़े और जीत के दिखाए, और जीत भी जाए, और लोकसभा के अंदर इन सभी युवाओं की आवाज को रखें। एक आखिरी सवाल इस गेम का, क्या हार्दिक पटेल की गर्लफ्रेंड है? हाँ, आपको लगता है? गर्लफ्रेंड भी है, प्रियांशी भी है, और वो तो उनको ही पता। पर हाँ, छोटे क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मैं मिलता हूँ, जुलता हूँ, और शादी भी उससे करूंगा। मैं दुख की क्या बात है, उसमें छुपाने की क्या बात है? हाँ, किसी को लगता है कि बेड में जाकर झांकना चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड है, ये पियांसी या कोई बाहर से लड़की लाया है, अगर किसी को ये लगता है। लेकिन बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड है, बिल्कुल मैं मेरे दोस्तों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, 100%, उसमें छुपाता नहीं हूँ। और उसके बाद भी मैं पब्लिक लाइफ में रहकर पब्लिक की बात करता हूँ, फिर भी मुझे पब्लिक सपोर्ट करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। ये आपने कैसे मैनेज किया? आपकी कैरेक्टर को असैसिनेट करने की बहुत कोशिश की गई गुजरात चुनाव में, तरह तरह के क्लिप्स, तरह तरह के वीडियोस है ना।
आपने आप जब जाते थे पब्लिक मीटिंग्स में, वहां औरतें भी थी, मैंने खुद ने आपका कवर किया, उनको आप कैसे समझाते थे? कि बात क्या होती थी कि उनको आप कैसे कन्विंस कर पाए? क्यों समझाऊं मैं? यहाँ पर बैठे शायद अगर कोई डॉक्टर होगा तो उसको मालूम होगा कि 1000 में से 1-2 लोगों के टेस्ट ट्यूब बीबी से जन्म होते हैं ना, बाकी के जन्म कैसे होते हैं? क्यों छुपाऊं मैं? नहीं, पर आपकी शादी नहीं हुई है, अरे इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अपनी कौन यहाँ हमारे देश के नहीं अंदर? थे। अरे बिल्कुल, मेरी फियांसी है, क्यों मैं उसके साथ ना मिलूं झिलूं? बिल्कुल, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। अगर मेरे रूम में आकर किसी को लगता है कि क्या कर रहा है ये, हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि ये आप लोग जो ये टीवी डिबेट में ये सवाल हो रहा है ना कि यार आपकी सीडी वगैरह, हमें ये पूछना चाहिए हार्दिक, हमारे देश में ऐसी नौबत क्यों आ गई कि अगर कोई बेडरूम में सो रहा है तो उसके हमें वीडियो उतारने पड़ रहे हैं? ये हमारे देश की राजनीति है? अरे नहीं, नरेंद्र भाई क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, उससे मुझे क्या लेना देना? अगर किसी बेड में जाकर वो बैठते, किसी गर्लफ्रेंड से मिलते, नहीं। अगर कोई आईएएस या आईपीएस गवर्नमेंट के सामने दबंगाई करता है या सिंघम की तरह लड़ता है, उसकी शादी हो जाएगी, वो बैंकॉक में घूमने जाएंगे, हनीमून करने जाएंगे, क्या यहाँ का मुख्यमंत्री उसके पीछे क्लिप लेकर दौड़ेगा? इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि देखिए, हम जैसे आंदोलनकारी, हमारे टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारी हर मूवमेंट पे ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा क्या ये आदत है? ऐसा जब से सोनी वाला इश्यू हुआ, जब से मानसी सोनी वाला इश्यू, इनका काम ही ये हर की बेड में झांकने का। मैंने एक बड़ा वो फोटो देखा था कि एक बड़ा क्रिकेटर उनको एक देने जाता है इनविटेशन कि आइए मेरी रिसेप्शन में। हमारे साहब ने पूछा यार हनीमून करने बाहर क्यों गए थे? तो बोला यहाँ करता तो आप सीढ़ी बना लेते। पर व्हाट इज हमारे देश के लिए शर्म की बात है। उनको ये था कि ये संजय जोशी है, ये संजय जोशी नहीं हूं मैं, तो बोलने वाला था। वो इसलिए कर रहे थे कि चाहे संजय जोशी हो चाहे हार्दिक पटेल हो, ये इसलिए कर रहे हैं, वो लोग डरते हैं, वो डरते हैं कहीं हमारी सच्चाई को ये लोगों के सामने ना ला दे, इनके ला दो। नहीं ला दो। कुछ लोग आपके जवाबों से प्रभावित हुए हैं। संदीप है, कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। संदीप, आपकी आवाज आ रही है संदीप? लोग सवाल पूछना चाहते हैं हार्दिक, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो मॉडल है देश में चलेगा कि नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक हमारे साथ हैं, पहले तो उनसे सवाल पूछूं कि क्या आपका सवाल है? मेरा 2 सवाल है, दोनों सवाल एक 2 जन है तो मैं 2 छोटा सवाल पूछ सकता हूं। 2 दीजिए, जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, डोंट वरी। हार्दिक भाई से मेरा ये सवाल है कि जब से ये अनामत की मांग कर रहे हैं, उसके पहले ये क्या करते थे? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने इस आंदोलन के पहले अपने समाज के लिए, नीचे तबके के जो लोग थे, जो गरीब थे, उनके लिए ऐसे कौन से काम किए जिसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि इन्हें इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल का जवाब पहले जी। देखो, पहली बात कि मैं 21 साल का था तब से मैंने ये शुरुआत की। क्यों की? मेरी बहन को 84% मार्क महिसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए थे, और उसी के साथ एक दूसरी लड़की थी, उसको 62% मार्क्स आए थे। गवर्नमेंट की ओर से उसको जो 62% मार्क्स आए, उसको 1,74,000 की स्कॉलरशिप दी गई थी। मेरी बहन को 17,000 की स्कॉलरशिप दी गई थी। लास्ट डेट थी स्कॉलरशिप के चेक में 9 तारीख, और मेरी बहन को चेक दिया था 7 तारीख को। माइनर लड़की होती है, मतलब बैंक में अकाउंट नहीं होता, इसलिए पापा गए थे बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, और पता चला कि बैंक का अकाउंट 2 दिन में नहीं खुलेगा। पापा ने 20 बार धक्के लगाए सचिवालय के, और उसके बाद वो 17,000 की स्कॉलरशिप रिन्यू हुई। तब से ये पता चला अगर एक पटेल की दिक्री, कोई भी लड़की हो, अगर मेरी बहन है, तो ऐसी कितनी लड़कियों की ये तकलीफें होती होगी जो अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी उसको गवर्नमेंट सहयोग नहीं देती। बस वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई थी। और बात है उससे पहले आपने क्या किया? ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि 21 साल से पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मैं उस टाइम कुछ नहीं करा, लेकिन मैं अंडर-19 का प्लेयर रहा हूं बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से। तो उस टाइम मैं क्रिकेट खेलता था और बड़ा अच्छा खेलता था, वहां भ्रष्टाचार नहीं होता। तो जिस टाइम में आईपीएल और अगर ये खेलते रहते होते तो आज हार्दिक पांड्या की जगह हार्दिक पटेल टीम में हो रहे होते। गोपाल अग्रवाल बीजेपी की तरफ से एक सवाल। हार्दिक जी, एक आपसे प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको उठा के कोई पार्टी का लीडर बन सकता है, किसी जाति का लीडर बन सकता है, लेकिन जो राष्ट्र के जो नेतृत्व है, जनता उसी को देती है जो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप समस्याएं उठाते हैं, सॉल्यूशंस की कहीं बात नहीं करते, देश का नेतृत्व उन्हीं को मिलता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं, जो इतना भ्रष्टाचार इतने साल हुआ, 12 लाख करोड़ की जो बात होती है, वो पैसा कहाँ गया कांग्रेस का? अच्छी बात है। हर बात पे यही बोल देते हैं आप
पर उस भाजपा के नेताओं के पास जिनके पास साइकिल नहीं थी, वो BMW, मर्सिडीज और चार्टर कहां से आए, उसका जवाब दीजिए। और कांग्रेस पार्टी ने अगर करप्शन किया होता तो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है, पार्टी से नहीं, मुख्य कार्यालय जो है वो अभी का वही है। और आपने 3 सालों में 1500 करोड़ का भाजपा का मुख्य कार्यालय दिल्ली में बना दिया। नहीं तो पहले ये कहां से आया? एक अच्छी बात है कि आपने कहा कि जब बैठे सॉल्यूशन नहीं होता। हमारे देश में यही बड़ी दुख की बात है। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, भाजपा कहती है किसान आत्महत्या करते हैं, महंगाई है, ये वो किसी के पास ब्लूप्रिंट नहीं है कि इसको कैसे बदला जा सके। आज नहीं, मैं वही बोल रहा हूं ना, आज भाजपा गवर्नमेंट में है, उनका विरोध कोई और करे। अब बात रही क्या करना चाहिए। देखो, ये जो रोजगार की बात है, ये जो किसान की बात है, ये सब तो मानव सर्जित है ना। ऊपर से भगवान श्री राम ने नहीं बीज दे जाओ बेरोजगार है आपके लिए। यहाँ की गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अभी मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं ना, मैं सत्ता में हूं, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता ना, मेरे पास ऐसे कोई ताकत है मैं कर सकता। मैं आंदोलन कर सकता हूं, अभी रोड पर करूंगा, 2-2.5 साल के बाद संसद या किसी दिल्ली में करूंगा, लेकिन करूंगा सही। और जिस दिन बैठूंगा ब्लू प्रिंट लेकर बैठूंगा, ब्लू फिल्म लेकर नहीं बैठूंगा। एक सवाल और बीजेपी की तरफ से बताइए। श्रीमान हार्दिक जी पटेल से मेरा प्रश्न है कि श्रीमान हार्दिक जी पटेल, अगर आप पटेल वंश में न पैदा होते तो आपका राजनीतिक पॉलिटिकल करियर क्या होता? क्या कुछ समझा नहीं, प्लीज। अगर आप पटेल वंश में न पैदा होते, पैदा तो कहीं ना कहीं होते, नाम हार्दिक होता, क्या होता ये तो ईश्वर जानता, आपके माता पिता रखते, लेकिन पटेल न होते तो आपका पॉलिटिकल करियर क्या होता? नहीं, काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको दिक्कत है मैं पटेल समुदाय में पैदा हुआ हूँ। लेकिन अच्छी बात है, बेहुदा सवाल है आपके लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं, मैं भी आपको ये नहीं कहता कि आप किस समुदाय से पैदा होते, अगर नहीं होते क्या होता वगैरह वगैरह। अगर ये मोदी साहब मोदी समाज में पैदा नहीं होते तो कहां होते? व्हाट इज दिस? मोदी, अगर मेरा सवाल है तो मोदी का क्यों मैं नहीं कर सकता? क्यों? सुनिए ना, अगर मैं पैदा हुआ पटेल समाज में, वो मेरे लिए गर्व की बात है। मोदी आपने समाज में पैदा हुए बड़े गर्व की बात है ना। सवालों 3-4 को मोदी इतना की बात नीचे हो रही ना, मत ले जाइए। हर घर मोदी की बात हुई अभी तक। सवालों को इतना भी नीचे मत ले जाए, पॉलिटिकल बायस से इतना भी मत करिए आप अच्छा, एक गेम और खेलता हूँ, मूड ठीक कर देता हूँ मैं आपका फिर से। डोंट वरी, मेरा मुंह ठीक है, ये तो सब चलता रहता है। एक और। अच्छा, मैं आप पहले दर्शकों को बता दूं जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक हमने परफॉर्मा तैयार किया था ये सवाल जवाब का। इन दोनों से, हाँ इसको रख दीजिए, इन दोनों से हमने इनकी चॉइसेस पूछी हुई हैं जो इन्होंने अपनी हाथ से लिख के दिया हुआ है, इनकी हैंडराइटिंग में मेरे पास है, हार्दिक ने भी और अल्पेश ने भी। अब क्योंकि दोनों साथ की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि एक दिशा की राजनीति की बात कर रहे हैं, एक तरीके से सोच रहे हैं, मोदी की मुखालफत कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं, तो मैं अब अल्पेश की बातें हार्दिक से पूछूंगा, हार्दिक की बातें अल्पेश से पूछूंगा, ताकि ये पता लगे कि आप एक दूसरे को कितना समझते हैं, एक दूसरे को कितना जानते हैं। अशोक चौहान साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। अब इस गेम की शुरुआत करते हैं। हार्दिक की बातें अल्पेश से, अल्पेश की बातें हार्दिक से। तो हार्दिक का आदर्श कौन है? अल्पेश, आपको क्या लगता है हार्दिक के आदर्श कौन है राजनीति में? वो तो सरदार और भगत सिंह की ही बात करेगा। क्या बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यही 2 नाम लिखे हैं। अगला सवाल मेरा आपसे, हार्दिक का शौक क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट तो उन्होंने पास टाइम लिखा है, उनका शौक लिखा है फ्रेंड्स के साथ घूमना, फ्रेंड के साथ बात करना। वो तो घूमता ही रहता है वैसे। अच्छा, हार्दिक की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, जानते हैं आप अल्पेश? काजोल बोल रहा था अभी, फिर पता नहीं, अभी तो काजोल बोल रहा था। इसका मतलब ये आप हार्दिक को ठीक से जानते नहीं है। हार्दिक ने दीपिका का लिख के दिया है, दीपिका पादुकोण लिखा था उसने, बोल रहा था। अच्छा, हार्दिक क्रिकेट खेलते हैं, खुद बताए। हार्दिक का फेवरेट प्लेयर कौन है, आपको पता है? वो नहीं पता। देखिए, मैं आप दोनों के बीच कितना मदद का काम कर रहा हूं। आज आप हार्दिक को कल से ज्यादा जानने लगे हैं इन तमाम सवालों के जरिए। हार्दिक लिखते हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन इनके फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट टाइम पास इनका क्रिकेट है। दीपिका पादुकोण इनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता हार्दिक का कौन है? नेता अल्पेश भाई बताइए। मैं तो यही चाहूंगा राहुल गांधी को ही चॉइस करे वो। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। इन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम लिखा है। राहुल गांधी का नाम नहीं लिखा है। और सबसे अधिक ऐसा नेता जो हार्दिक को पसंद नहीं है, नापसंद, अमित भाई।
बिल्कुल ठीक है। अमित भाई का नाम ही लिखा हार्दिक ने, अमित शायद को बिल्कुल नहीं पसंद है। अब हार्दिक आपकी बारी है, आपको अल्पेश के बारे में बताना है। अल्पेश का आदर्श नेता, किसको ये आदर्श मानते हैं हमें जीवन का? मेरे ख्याल से गांधी जी और बाबा साहब आम्बेडकर को। बिल्कुल, विवेकानंद लिखा है, महात्मा गांधी का नाम लिखा है, 50% आप बिल्कुल ठीक है। ताली बजा दीजिए भाई, गेम को गेम की तरह खेला भी जाए। हार्दिक, अल्पेश का सबसे फेवरेट नेता कौन है? तो राहुल गांधी रहे। और सबसे अधिक नापसंद किस नेता को करते हैं ये? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दोनों में से एक ही हो गए। इन्होंने नो लिख के दिया है, ये किसी को नापसंद नहीं करते हैं। मतलब पसंद करते हैं, उनसे भी सीखने की बात सोच रहे हैं। नहीं, आप सीखने की बात सोच रहे हैं, मैं तो जर्नलिस्ट होने के नाते ये देख रहा हूँ कि इन्होंने वहां के दरवाजे बंद नहीं किए। नहीं, दरवाजे नहीं। देखिए, राजनीति में हर नेता अपनी अपनी जगह पे सही होता है। हर राजनीति में हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही होता है। मतलब झूठ बोलना भी एक कला है। हाँ, वो भी कला है ना। ये झूठ बोल के तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब इतनी इससे बड़ी कला कौन सी आएगी? हार्दिक, ये बताइए, अल्पेश फिल्म में देखते हैं, आपको पता है? हाँ, देखने जाता तो है ना? उसकी तो इनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? वो मेरे लिए दिक्कत है बड़ी। क्यों? क्योंकि हम कभी साथ ऐसे घूमे बातें मजाक नहीं करते आपस में? ये फिल्म देखी? नहीं, ऐसा याद है, बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे जब आते हैं तो मुझे मालूम नहीं। माधुरी दीक्षित, अल्पेश लिखते हैं माधुरी दीक्षित इनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। इनके फेवरेट प्लेयर कौन है अल्पेश के? क्रिकेट में हो गए तो सचिन या विराट कोहली। नहीं, ये अपने समय में चले गए हैं। अच्छा। कपिल देव। जब हम लोग स्कूल में थे तो कपिल देव को आइडल करते थे। 40 साल के मुझसे, 16 साल। बिल्कुल आपसे बड़े हैं। हार्दिक और मैं अल्पेश और मैं लगभग एक उम्र के लोग हैं, इसलिए। और इनका फेवरेट टाइम पास क्या है? जैसे आपने क्रिकेट लिखा था, ये इनका फेवरेट टाइम पास क्या है? मालूम नहीं। फिल्में देखना। फिल्में देख के टाइम पास करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप दोनों को एक दूसरे को समझने में और ज्यादा फायदा होगा कि इनकी आदतें हैं, इनकी ये चीजें अच्छा करने के लिए सुमित भाई, कुछ भी अच्छा करने के लिए यहाँ पर बैठे सारे लोगों से एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। हमारी एक ही बात है, इस देश को सोने की चिड़िया बनानी है, बस, और कुछ नहीं है। इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे। कांग्रेस हो, भाजपा हो, एनसीपी हो, शिवसेना, कोई भी हो। जब आप सोने की चिड़िया बोलते हैं, मतलब जहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास सोना हो, ऐसा तो नहीं कि किसी एक के पास सोना और वो नहीं, सोना तो सबके पास होता ही है। पित्तल की चिड़िया बना दे, पित्तल की भी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। जो देश भले हमारा था, भले एक दूसरे को इतना ज्यादा ना समझते हो जी। प्यार वही है। और देखिए, हर कोई के इश्यू अलग अलग होते हैं जी। प्यार दिल में रहना चाहिए और एक दूसरे के लिए अच्छी भावना होनी चाहिए। यही तो है जिंदगी और यही तो है मानवता, इसी पे काम करना है। चलिए, लोकतंत्र की ताकत भी यही है कि हम लोग साथ बैठकर भी एक दूसरे की मुखालफत कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अल्पेश भाई, थैंक यू सो मच हार्दिक, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।